नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 12 मासिक पर्यटन हो शुरू, मोदी। देहरादून महिलाओं के लिए महिला सारथी एक सप्ताह होगा मुफ्त। काशीपुर 42 एकड़ में बनी कॉलोनियां हुई अवैध। पर्यटन को पंख लगाने की राह में दिखे मोदी। पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेला आज से। जयशंकर की सुरक्षा में सैंत पर भारत का कड़ा ऐतराज। बरेली में टीम इंडिया शमी के रोजा न रखने पर बेतुके बोल का विरोध। हर्षिल में मोदी का सर्दियों में घाम टापू पर्यटन का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री धामी को पीठ थपथपा कर दी शाबाशी। हल्द्वानी बीएसएनएल ठप होने से रोडवेज से लेकर डाकघर तक परेशान रहे लोग। हल्द्वानी में ऊंचे वाले क्षेत्रों में भूजल घटने से लगातार बंद हो रहे हैं ट्यूबवेल। भीमताल व्यापार मंडल चुनाव में 10 दावेदारों ने लिया पर्चा। नैनीताल बार काउंसिल पेपरलेस व्यवस्था के खिलाफ बनेगी रणनीति। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा 10 साल में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ी। गेट्स एंड स्वाभिमान रैली में मांगा मंत्री का इस्तीफा। ज्योतिर्मठ गोविंद घाट में पैदल पुल बनाने का काम हुआ शुरू। रुद्रप्रयाग में कर्मचारियों ने यूपीएस के विरोध में किया प्रदर्शन। नई टिहरी में मिनिस्ट्रियल कर्मियों का प्रदर्शन। देवाल में अपहरण के मामले में 6 के खिलाफ मुकदमा। चमोली प्रशासन ने नंदा देवी राजजात की तैयारी में जुटा। हरिद्वार हर की पैड़ी पर बनेगा टापू बस अड्डा, जाह्नवी मार्केट होगा शिफ्ट। हरिद्वार जिला उपभोक्ता आयोग ने गलत सामान भेजने पर लगाया जुर्माना। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, कॉरिडोर बनाने के लिए कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। होली मिलन हरिद्वार में होली के गीतों पर जमकर थिरके व्यापारी। रूट की अधिशासी इंजीनियर ने कहा, बकाया देने में आनाकानी करने वालों को शीघ्र काटा कनेक्शन। रूट की उत्तराखंड में स्थापित होगा अंतरिक्ष अनुसंधान पार्क, प्रोफेसर उपाध्याय। रूट की जिले की तालाबों का सर्वेक्षण 3 विभागों को नियुक्ति समिति करेगी। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन में पेश किए गए महत्वपूर्ण शोध। पिथौरागढ़ चीन सीमा पर ग्लेशियर से आ रहे हिमखंडों ने नदी नालों की राह रोकी। लोहाघाट में अगले माह से बढ़ेंगे दूध के दाम। पिथौरागढ़ दर्जन तो नगर निगम का बजट पालिका के बराबर ही मिलेगा। गंगोलीहाट पाताल भुवनेश्वर के गांव को जोड़ने वाली सड़क हुई बदहाल। पूर्णागिरी मेले में बिना नेटवर्क कैसे होगा यूपीआई से भुगतान। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर रात में आवाजाही पर रोक 20 तक और बढ़ी। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को एएसआई की हरी झंडी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नेत्र बैंक खुलने की जगी उम्मीद। अल्मोड़ा में उत्तराखंड कांग्रेस ने खून से चिट्ठी लिख गोलजू से लगाई गुहार। लमगड़ा में बिजली पानी की समस्या दूर करने की मांग। अल्मोड़ा के विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान के श्रमिकों का आंदोलन जारी। विधायक तिवाड़ी बीपीकेएस के श्रमिकों के समर्थन में उतरे। रानीखेत में बकायेदारों की दुकानों को की जाएगी नीलामी। रुद्रपुर में कांग्रेसियों का हल्ला बोल, पुलिस से हुई भिड़ंत। काशीपुर में बिना पंजीकरण के चल रहा क्लिनिक की सील। दिनेशपुर में मारपीट के बाद फायर जोगा, 1 आरोपी धरा। बाजपुर में प्रशासनिक भवन का किया गया लोकार्पण। खटीमा के 65 विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अप्रैल, मई, जून में तीर्थयात्री होते हैं, लेकिन इसके बाद के महीनों में यात्रा बंद हो जाने की वजह से होटल व अन्य कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि राज्य में कोई भी सीजन ऑफ ना हो। धार्मिक के साथ ही अन्य प्रकार की पर्यटन गतिविधियां साल भर चलती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 12 मासा पर्यटन की पैरवी करते हुए कहा कि राज्य में पर्यटन का अब कोई ऑफ सीजन नहीं होगा। उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में 12 मासा पर्यटन की अहम भूमिका होगी। लगभग आधे घंटे के संबोधन के दौरान मोदी ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं वाले हर सेक्टर पर फोकस डालते हुए बहुमुखी पर्यटन को दशा दी है। उन्होंने राज्य सरकार को उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर की देशव्यापी प्रतियोगिता कराने को भी कहा है। गुरुवार को मुक्काम में गंगा पूजन के बाद हर्षिल में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगोत्री और काशी से अपने गहरे जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे अनुभूति हुई है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। आज उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ, हमने राज्य के विकास के लिए जो संकल्प लिए उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में 360 डिग्री पर्यटन विकास की संभावना है और इस दिशा में काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में 12 मासा पर्यटन की दिशा में शीतकालीन
शीतकालीन पर्यटन बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए राज्य के आर्थिक विकास में बड़ी उम्मीद मिलेगी। उन्होंने राज्य में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारहमासा पर्यटन शुरू होने से राज्य का आर्थिक विकास सशक्त होगा और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिला सारथी योजना शुरू करेगी। 6 माह के पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगले सप्ताह महिलाओं को निःशुल्क सफर कराया जाएगा। रेखा मंत्री आर्या ने गुरुवार को मीडिया को जारी बयान में बताया कि इस योजना में ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, विधवा या परित्यक्ता हैं। महिलाओं को परिवहन विभाग ड्राइविंग का प्रशिक्षण दे रही है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना 10 ई स्कूटी और 2 ऑटो रिक्शा और 2 ई टैक्सी कार के साथ शुरू की जा रही है। रेखा आर्या इस योजना की शुरुआत यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय से करेंगे। वो खुद योजना में पहली सवारी बनेगी। उन्होंने कहा कि वाहनों की व्यवस्था एक संस्था के CSR फंड से की जा रही है। 6 माह पायलट प्रोजेक्ट रिजल्ट देखने के बाद इसका विस्तार अन्य शहरों में किया जाएगा। देहरादून सहकारिता चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस के ही अपने खेल रही भाजपा को भीतर से भी चुनौती मिलने लगी है। सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष दान सिंह रावत समेत कई जिला सहकारी बैंकों के निवर्तमान अध्यक्षों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में लिखित आपत्ति भी जताई गई। प्राधिकरण की कोर्ट में भी घेरेबंदी की चेतावनी दी गई। कांग्रेस के साथ ही भाजपा की सहकारिता से जुड़े दिग्गजों ने नियमावली के 12 ख में दिए गए संशोधन में सवाल उठाए। राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष दान सिंह रावत ने कहा कि चुनाव से पहले प्राधिकरण ने कोई राय तक नहीं ली है। जिस 12 ख के संशोधन को कोर्ट खारिज कर चुका है, उसी नियम से निर्विरोध निर्वाचन कैसे हो सकता है। निर्विरोध चुने गए लोगों को 12 ख के संशोधन निरस्त होने की नामांकन भी निरस्त हो गई है। प्राधिकरण स्तर पर सही चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार आपत्ति विरोध जताने के साथ ही कोर्ट की शरण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जिले उत्तराखंड में सर्दियों के मौसम में घाम तापू पर्यटन शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के मैदानी क्षेत्रों में जिस समय घना कोहरा छाया रहता है, तब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में गुनगुनी धूप खिली रहती है। इस मौसम का उपयोग पर्यटन के रूप में राज्य के आर्थिक विकास का भागीदार बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं देवभूमि से देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग और साथ ही हर कोने के लोगों से, खासकर युवाओं से, माँ गंगा के मायके से आग्रह कर रहा हूँ कि सर्दियों में धूप का आनंद लेने पहाड़ों पर जरूर आए। हर्षिल में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियों में पहाड़ी की गुनगुनी का धूप आनंद लेना एक स्पेशल इवेंट बन सकता है, जिसे गढ़वाली में घाम तापू पर्यटन कहेंगे। उन्होंने देशवासियों अपील की कि वो सर्दी में धूप का लुत्फ उठाने उत्तराखंड जरूर आएँ। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से भी आह्वान किया कि वे अपनी विंटर ट्रिप उत्तराखंड में आयोजित करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कॉलेजों के युवाओं के लिए देवभूमि की विंटर ट्रिप बहुत ज़्यादा यादगार और खूबसूरत हो सकती है। इससे न केवल उन्हें प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि उनकी यह ट्रिप खासी रोमांचक भी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा इसे खूब पसंद करेंगे। गैरसैंण के रामलीला मैदान में गुरुवार को पहाड़ी स्वाभिमानी रैली निकालकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया गया। आंदोलनकारियों ने पहाड़ी हूँ टोपी पहनकर वित्त मंत्री के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मौके पर आंदोलनकारियों ने सरकार से वित्त मंत्री को होली तक बर्खास्त नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इसके बाद आंदोलनकारियों ने SDM के माध्यम से CM को पत्र भेजा और मंत्री प्रेमचंद का पुतला भी दहन किया। रैली में चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और बागेश्वर जिले के आंदोलनकारी शामिल हुए। गुरुवार को आयोजित पहाड़ी स्वाभिमान रैली में प्रदेश से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे। आंदोलनकारियों ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ियों को दिए गए बयान पर घेरा और सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। इस अवसर पर आयोजित सभा में विधायक द्वारा मदन बिष्ट ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ी वासियों पर दिए गए बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। UKD के पूर्व द्वाराहाट विधायक पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के एक वाक्य ने पूरे पहाड़वासियों को आंदोलित कर दिया है। सशक्त भू कानून के प्रदेश अध्यक्ष मोहित डिमरी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अपने स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा करनी है। इसके लिए सभी को एकजुटता दिखानी होगी। कहा कि मंच के बर्खास्तगी तक आंदोलन करते रहेंगे। गोविंद घाट में मोटर पुल के टूट जाने के बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने गुरुवार से पुराने टूटे पुल से लगभग 100 मीटर दूर पिनोला की एक तरफ एक वैकल्पिक पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। देर शाम तक लोक निर्माण की टेक्निकल टीम ने पुल निर्माण के कार्य को जारी रखा। उम्मीद है कि शनिवार शाम तक वैकल्पिक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। बुधवार को मोटर पुल टूट जाने के बाद अंतिम गांव पुलना के लोगों का संपर्क मुख्य धारा से कट गया था। पुलना भीडार गांव में 110 परिवार के लगभग 200 से अधिक लोग अभी गांव में मौजूद हैं। वो लोगों को आने जाने में अब भारी परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों के 30 से अधिक पहिया वाहन गांव में ही फंस गए। साथ ही पुल बह जाने के कारण ग्रामीण दूसरी ओर नहीं जा पा रहे हैं। पुलना की महिला मंगलदार हेमंती चौहान कहती है कि बोल्डर गिरने के कारण उनके गाँव तक की विद्युत लाइन पूरी से क्षतिग्रस्त हो गई। अभी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड होने के कारण ग्रामीण परेशान है। साथ ही संचार व्यवस्था भी लगातार बाधित हो रही है। महिला मंगलदार अध्यक्ष ने कहा कि 2 दिन पहले उनके गांव में एक नवजात बच्चे ने जन्म लिया है और
गांव में कुछ और महिलाएं गर्भवती हैं, ऐसे में किसी को भी परेशानी हो सकती है। लोक निर्माण के अधीक्षण अभियंता नवीन ध्यानी ने कहा कि गोविंद घाट पर एक नया पुल बनने को काम शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार देर शाम तक यह पुल तैयार हो जाएगा। बताया कि पुल टूटे मोटर पुल से 100 मीटर नीचे की ओर पिनोला की तरफ बना है। इसे घोड़ा पड़ाव मार्ग से जोड़ा जाएगा। वैकल्पिक वैली ब्रिज की लंबाई 13.5 मीटर है। इसे बनाने के लिए उनके साथ मौके पर 2 जेई और 20 मजदूरों की टीम लगी हुई है। ऊर्जा निगम के एसडीओ अविनाश भट्ट ने बताया कि विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। गोपेश्वर स्थित जिला कार्यालय में नंदा देवी राज्य 2026 की तैयारी को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग की स्थिति, पड़ावों पर तैयारी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने यात्रा के सफल सुगम आयोजन के लिए अधिकारी को निर्माण कार्य के साथ ही की जाने वाली तैयारियों को भी समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। हिंदुस्तान अखबार ने 6 मार्च के अंक में नंदा देवी राज्यात की तैयारी में देरी ने बड़े आयोजकों की चिंता शीर्षक एक खबर प्रकाशित की थी। खबर छपने के बाद गुरुवार को चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने नंदा राज्यात 2026 की तैयारी को लेकर बैठक ली है। डीएम ने नंदा राज्यात यात्रा को लेकर यात्रा पड़ावों पर पार्किंग, आवास, पेयजल, विद्युत सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त करने के किए जाने वाले कार्य को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा तैयारियों को लेकर 28-25 उप समितियों का गठन करने के साथ ही 25 सहायक नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं मार्ग पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों के जनप्रतिनिधियों, समितियों, ग्रामीणों की ओर से 500 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे ने बताया कि नंदा देवी राज्यात विश्व की सबसे लंबी 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने मुख्यालय में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का विरोध किया। सभी कार्मिकों ने एक स्वर में कहा कि ओपीएस बहाली के लिए सिवा और कोई भी पेंशन स्कीम को संयुक्त मोर्चा स्वीकार नहीं करेगा। कर्मचारियों ने यूपीएस के विरोध में नारे लगाए, प्रदर्शन किया। गुरुवार को आयोजित सभा में प्रांतीय प्रवक्ता शंकर भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में यूपीएस लागू करना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि आगामी 23 मार्च को नोपुर द्वारा दिल्ली जंतर मंतर पर यूपीएस का विरोध किया जाएगा, जिसमें प्रदेश से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। पुरानी पेंशन बहाली तक संयुक्त मोर्चा लगातार संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि आगामी 23 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली जंतर मंतर में पहुंचकर यूपीएस जैसी गुमराह करने वाली स्कीम का विरोध करें। भारत चीन सीमा पर ग्लेशियर से टूटकर आ रहा हिमखंडों ने कई जगह नदी नालों को रोक रखे। गौरी नदी के प्रवाह पथ पर 3 किलोमीटर से कम दूरी में 3 जगह ग्लेशियर से भारी हिमखंड आए हैं। इन्हें समय रहते नहीं हटाया गया तो माइग्रेशन में जाने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। मार्च माह की शुरू होती है लगातार सीमांत में 4 दिन की बर्फबारी के बाद क्षेत्र में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। अब धूप पड़ने के साथ ही ग्लेशियर से हिमखंड तेजी से टूटकर नदी नालों में बाधा डाल रहे हैं। कई जगह राष्ट्रीय सड़कों पर भी इनके आने से आवाजाही करना तक कठिन हो गया है। मुंशियारी मिलम मार्ग में गौरी नदी पर श्यूनी, मपांग, चिरकानी में 3 जगह बर्फबारी से भारी हिमखंड आए हैं, जिससे गौरी नदी पूरी तरह से ढक गई है। मुंशियारी मिलम मार्ग में भी हिमखंड आने से पूरी तरह से आवाजाही ठप है। दारमा घाटी में भी ग्लेशियर से टूटकर आ रहे हिमखंडों ने लोगों को आवाजाही वाले मार्गों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। पूर्णागिरि मेले में बिना सिग्नल के कैसे यूपीआई से भुगतान होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल मंदिर से करीब 17 किलोमीटर पहले से मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं, जबकि आरटीओ ने मेले में चलने वाले सभी टैक्सियों में क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए। मां पूर्णागिरि धाम मुख्य मेला शुरू होने में महज 1 सप्ताह का समय रह गया। होली के बाद यानी 15 मार्च से 3 माह का मुख्य मेला शुरू हो जाएगा, जिसमें यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल से लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार आरटीओ की तरफ से डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर बढ़ावा को देने को भी सभी टैक्सी वाहनों में क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए थे। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष नीरज पांडे ने बताया कि पूर्णागिरि धाम पहुंचने से पहले ही 17 किलोमीटर पहले यानी ऊंचोली कोट से मुख्य मंदिर तक मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बगैर सिग्नल के आगे श्रद्धालु यूपीआई से भुगतान कैसे करेंगे। उन्होंने बताया कि निजी कंपनी का एकमात्र टावर सेलागाड़ में होने के बाद पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं को अपने से संपर्क कटा रहता है। डीएम ने काली मंदिर क्षेत्र में टावर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत एएमए तेज सिंह ने बताया कि शीघ्र ही टावर लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर रात के समय वाहनों की आवाजाही पर रोक की मियाद प्रशासन ने एक बार फिर बढ़ा दी। अब 20 मार्च से तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हाईवे पर वाहन नहीं चलेंगे। इसे लेकर गुरुवार को डीएम आलोक कुमार पांडे की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। क्वारम में दरक रही पहाड़ी लंबी समय से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। बीते 5 माह से अधिक समय रात के समय यहाँ वाहनों का संचालन ठप है। लगातार सुरक्षा उपाय के बाद भी पहाड़ों के दरकने का ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा है। हालत जस के तस बनी हुई है। प्रशासन की मजबूरन हाईवे पर रात के समय आवाजाही बंद करनी पड़ रही है, जिससे पहले प्रशासन की ओर से 5 मार्च तक रात में वाहनों का संचालन बंद रखने के आदेश जारी किए थे। अब गुरुवार को डीएम की ओर से इसके लिए फिर से आदेश जारी किए गए। आदेश के मुताबिक अब 20 मार्च तक अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर रात के समय अब वाहन नहीं चलेंगे। प्रशासन की ओर से 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को एएसआई की हरी झंडी मिल गई है, जिससे कार्यदायी संस्था ने राहत की सांस ली है। अब जल्दी धाम में रुके हुए पहले फेज के निर्माण कार्य पूरे होंगे। साथ ही जागेश्वर में स्थित दंडेश्वर और कुबेर मंदिर का भी सौंदर्यीकरण होगा, जिससे धाम के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण एक समान दिखाई देगा। प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 6 माह पूर्व एएसआई ने धाम में करीब 146 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी, क्योंकि धाम के 300 मीटर के दायरे में जो भी कार्य किए जाने थे उनकी अनुमति कार्यदायी संस्था ने एएसआई से नहीं ली थी, जिसके बाद से धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य ठप पड़े थे। मास्टर प्लान के तहत किए गए निर्माण कार्यों में एएसआई की अड़चन अब खत्म हो गई है। कार्यदायी संस्था, परियोजना क्रियान्वयन इकाई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच निर्माण कार्य की सहमति बन गई है। अब तक धाम में सौंदर्यीकरण और घंटी लगाने का काम हो पाया है। 1-2 दिन में धाम में रुके हुए शेष कार्यों को पूरा करने के लिए फिनिशिंग की जाएगी। अल्मोड़ा में बीपीकेएस के श्रमिकों के आंदोलन को गुरुवार को विधायक मनोज तिवारी ने समर्थन दिया है। समस्या को निदान न होने पर बीपीकेएस के श्रमिकों का आक्रोश भड़क गया। गुरुवार को भी श्रमिकों ने संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने आंदोलन स्थल पहुंचकर किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना समर्थन दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान संस्थान के श्रमिकों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। कहा कि दैनिक श्रमिकों को अनावश्यक रूप से कार्य से ब्रेक दे दिया जाता है। संस्थान के समन्वयकों की ओर से उनके साथ अभद्रता की जाती है, जो गलत है। वह मौके पर पहुंचे विधायक ने कहा कि आप जनता के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि वर्षों से कार्य करने वाले श्रमिकों की मांगे जायज है। श्रमिकों को निकाले जाने का भय सता रहा है। जो श्रमिक 15 से 25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में नगर संस्थान उनको निकालता है तो असर उनके परिवार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान के अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। जो श्रमिक वर्षों से संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको पुराने नियमों के आधार पर ही रखा जाना चाहिए। श्रमिकों का उत्पीड़न किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान हुई कार्यकारिणी गठन में अध्यक्ष सागर सती, उपाध्यक्ष बिमला देवी, कोषाध्यक्ष किशन सिंह को मनोनीत किया गया है। काशीपुर बाजपुर में अफसरों की अनदेखी से 6 से अधिक कॉलोनियों में 500 से अधिक मकान खड़े हुए। कॉलोनी कटी, मकान भी बन गए, लेकिन अफसर सोए रहे। अब जब लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से मकान खड़े कर दिए तो प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। ऐसे में अब इन अवैध कॉलोनियों में बसे लोगों को अफसरों को कोस रहे। उनका कहना है कि जब कॉलोनी अवैध थी तो अफसरों को शुरू में ही कॉलोनियों की प्लाटों की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज क्यों नहीं रोका। जिस जिला प्राधिकरण के आदेश से 4 कॉलोनी व 2 प्लाटों पर 500 से ज़्यादा मकानों पर ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मियाद गुजरने के बाद ये मकान कभी भी गिराए जा सकते हैं। भयभीत लोग मकान को बेचकर कहीं और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में काशीपुर के ग्राम मिस्सरवाला निवासी परमजीत सिंह और परिवार के लोगों ने वर्ष 2010 में अपनी काश्तकार की भूमि क्रय की थी। उस समय यह गाँव बेनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता था। वर्ष 2017 में काशीपुर में विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया, लेकिन बेनियमित क्षेत्र होने के बावजूद कॉलोनाइजर ने यहाँ का लेआउट तैयार नहीं कराया। डीलरों ने 15 से 20 फीट के रास्तों पर तक भूमि का स्वरूप तक परिवर्तन नहीं कराया और भोली वाली जनता को बरगला कर सस्ते दामों में प्लॉट उपलब्ध कराने का झांसा दिया। डीलरों ने अपने स्वार्थ के खातिर लोगों को प्लॉट भी भेज दिए। लोगों ने खून पसीने की कमाई से मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर ही मकान बना लिए और आराम से रहने लगे। साथ ही सरकारी सुविधाएं भी पहुंची है। उस समय प्राधिकरण ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही ऐसा कोई कार्रवाई कर लोगों को सचेत किया। विकास प्राधिकरण में एरा के नियम लागू होने के बाद से अधिकारियों ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। ऐसे इन कॉलोनियों में बसे 500 से अधिक परिवारों पर छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है। प्राधिकरण की ओर से भेजे गए नोटिसों का भी पक्षकारों ने कोई जवाब नहीं दिया है। मिसरवाला के पूर्व प्रधान मोहम्मद तस्लीम अलवी का कहना है कि अगर अवैध कॉलोनी थी तो उनमें भूखंडों के बेनामे और दाखिल खारिज पर रोक क्यों नहीं लगाई गई।